कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। एंजॉय द स्टोरी। अनटाइटल्ड चैप्टर हॉस्पिटल। एक करीब 8 साल की लड़की जिसकी गहरी गहरी नीली आंखें जिसमें मोती जैसे आंसू भरे हुए थे, एक बेंच पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी और सामने एक डेथ बॉडी है। वो लड़की उस डेथ बॉडी को हिलाते हुए अपनी मासूम आवाज में अप्पा, अप्पा उठो ना, अप्पा आप क्यों नहीं उठा रहे हो? उठो ना, आप मुझे डांट कर नहीं रहे हो? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? अपनी आंखें खोलो ना। कहते कहते वह लड़की जो कि उसके पिता है, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। पर उस नादान को क्या पता कि एक बार कोई भगवान के पास चला गया तो फिर से कहाँ लौट कर आता है। तब तक एक डॉक्टर भी आ चुके थे। वो लड़की के बालों पर प्यार से सहला पर हुए, राहत बेटा, पापा भगवान के पास चले गए हैं ना, वह कभी नहीं आएंगे। राहत डॉक्टर की बात सुनकर अपनी आंखों में मोती जैसे आंसू लिए बड़ी मासूमियत से, अप्पा क्यों नहीं आएंगे? उन्हें कहो ना यह आने को, वहां आ जाएंगे। उनसे कहो ना कि उनकी प्रिंसेस उन्हें बुला रही है, वह पक्का आ जाएंगे। राहत की बात सुनकर जो नज़ारे है उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिख रहा था। वह गहरी सांस लेते हैं और दर्द भरी नजरों से राहत को देखने लगती है जो रो रही थी और अपने पापा को उठाने की कोशिश भी कर रही थी जैसे उसके पापा उठ जाएंगे। वही डॉक्टर राहत को देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। वो कुछ सोचकर पीछे खड़ी नस को राहत को ले जाने को कह देते हैं, तो वो नस अपना सर हाँ में हिला देती है। नस राहत को जैसे तैसे समझाकर वहां से ले जाती है। तब तक डॉक्टर किसी को कॉल कर लेते हैं। देखते देखते राहत के पापा का अंतिम संस्कार डॉक्टर कर देते हैं, क्योंकि राहत की फैमिली में तो कोई नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर यह करने का फैसला लेते हैं, वो भी बिना राहत को समझे, क्योंकि उन्हें पता है राहत बहुत मासूम है और अभी उसकी इतनी मन नहीं है कि यह सब लोग जान पाए या समझ पाए। और सबसे बड़ा सवाल उनके पास ये है कि वो ये सब राहत को कैसे बताए। डॉक्टर सभी विधि खुद ही करके राहत के पास चले जाते हैं। वो जैसे ही राहत के पास आ जाते हैं तो सो रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर एक सांस लेते हैं। तभी नर्स डॉक्टर को देखते हुए, मैंने खाना खिला दिया है, बहुत रो रही थी, मैंने जैसे तैसे करके राहत को सुला दिया है। डॉक्टर अपना सरहा में हिला देते हैं तो नर्स फिर से, डॉक्टर कुछ मेडिकल फीस बाकी है और राहत के घर में भी कोई नहीं है और यह अकेली है, अब क्या करना है? डॉक्टर अपना सरहा में हिलाते हुए कुछ सोचकर सारी मेडिकल फीस भर देते हैं और खुद राहत को अपने साथ ले जाने लगते हैं। आधे घंटे बाद एक घर जो ना ही इतना बड़ा था ना ही छोटा था, दिखने में बेहद खूबसूरत है, उस घर को देखकर वो एक गहरी सांस लेते हैं। फिर सोई हुई राहत को देखते हैं जो बड़ी मासूमियत से खुद को समेटे हुए सो रही है। उसे देखकर डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाते हैं। डॉक्टर अपनी सिल्क बेल्ट को निकालकर राहत की साइड आ जाते हैं। वो उसे हल्की से अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। घर के दरवाजे पर खड़े होकर डॉक्टर बेल बजा देते हैं। करीब 5 सेकंड के बाद एक औरत दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने डॉक्टर के हाथों में किसी अनजान लड़की को देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कुछ बोलने को ही हुई तो डॉक्टर अपने होठों पर उंगली जाकर उसे शांत रहने का इशारा कर देते हैं, तो वो औरत भी कुछ नहीं कहती है। वही वो डॉक्टर राहत को एक कमरे में लाकर उसे बेड पर सुला देता है, जिससे राहत भी खुद को समेटे सो जाती है। वो अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर करने के बाद दरवाजे को बंद करके सीधा हॉल में आ जाता है, जहाँ पर वो औरत बैठ हुई है। औरत और डॉक्टर की तरफ देखते हुए, आखिर यह बेटी किसकी है और आपने से क्यों लाया है? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर उस औरत को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर उस औरत को बहुत दर्द होने लगता है। वो बेहद प्यारी और सिंपल है, उन्हें के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितने मासूम। वही डॉक्टर उस औरत को देखकर एक गहरी सांस लेकर, प्रगति अब ये तुम पर है कि राहत को इस घर में रखना है कि नहीं, अगर नहीं तो मुझे कह दो, मैं कल ही उस अनाथ आश्रम भेज दूंगा। कहते हुए डॉक्टर जाने ही वाले थे कि तभी प्रगति, रघुवीर, मैं चाहती हूँ कि राहत यही रहे, वैसे भी हमारी कोई औलाद ही नहीं है और ना ही मैं कभी माँ बन सकती हूँ। भगवान ने अगर ये लक्ष्मी मेरे घर में दी है तो कुछ सोच कर ही दी होगी, और तुम भी तो यही चाहते हो तो यही सही। प्रगति की बात सुनकर रघुवीर प्रगति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे लगा ही था कि तुम मेरे फैसले से दुखी नहीं होगी। इतना कहकर रघुवीर प्रगति को अपने सीने से लगा लेता है। तब तक राहत भी कमरे से बाहर आ जाती है। वो डॉक्टर को देखती है तो उनके पास आते हुए अपनी नींद भरी आंखों से डॉक्टर को देखकर बड़ी मासूमियत से, डॉक्टर अंकल, मेरे अप्पा कहाँ पर है? प्रगति गौर से राहत को देखने लगती है। उसकी नीली आंखें देखकर ना जाने क्यों उसके आंखों में एक सुकून सा दिखने लगता है।
वही प्रगति राहत के पास है। पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बड़े प्यार से, आपके पापा है ना, वो कुछ दिनों के लिए कहीं दूर गए हैं और तब तक आपको मेरे साथ रहना है। पर अगर मेरे साथ रहना है तो आपको मुझे मम्मा कहकर बुलाना होगा, तभी मैं आपको अपने पास रखूंगी। ये सुनते ही राहत पहले बच्चों वाला मुंह बनाने लगती है, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, पक्का, पर आप मुझे घुमाने ले जाएंगे ना। राहत की बात सुनकर रघुवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आया जाती है। वही उसकी मासूमियत को देखकर प्रगति उसे अपनी ओर खींचकर उसे सीखने से लगाते हुए बड़े प्यार से, आपको मैं बहुत जगह घूमने ले जाऊंगी और आज से आप मेरी बेटी है, तो आपको जो भी चाहिए वो अपनी मम्मा से हक से मांग लेना है। तब तक रघुवीर भी राहत के पास आकर उसे सीने से लगाकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, और मुझे पापा कहना है तुम्हें, मुझे पता है मेरी राहत बेटी मुझे पापा तो कह सकती है। ये सुनते ही राहत एक पल के लिए शांत हो जाती है, जिससे रघुवीर राहत को देखने लगता है। प्रगति भी उसे ही देख रही थी, तो राहत दूसरे ही पल बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे रघुवीर और प्रगति राहत को अपने सीने से लगा लेते हैं। वही देखते देखते राहत को भी एक फैमिली मिल जाती है जो उसे बेहद प्यार करती है। तभी प्रगति जी दोनों को ही हॉल में बैठा करो खुद किचन की ओर चले जाते हैं, और वही रघुवीर राहत को अपनी गोद में बैठा है, टीवी पर कार्टून लगाकर उसे देखने के लिए कहकर उसके माथे को चूमकर खुद प्रगति के साथ किचन में चले जाते हैं। रघुवीर प्रगति को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, मुझे पता है राहत को वक्त लगेगा सच्चाई पता चलने में, पर जब उसे सच्चाई पता चले कि वह धीरे धीरे करके इस फैमिली में कहीं घुलमिल से जाएगी। अभी उसकी हालत भी अच्छी नहीं है, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। मैंने उसके मेडिकल पेपर चेक किए हैं, तो हमें जितना हो सके उतना राहत को मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है। रघुवीर की बात सुनकर प्रगति अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसके सर पर अपना सर रखकर, मैं समझ सकती हूँ रघुवीर की राहत ने अभी अपने पापा को खोया है और उसकी माँ भी नहीं है, तो इस समय वह बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। आखिर इस वक्त उसे अपनी माँ की बहुत जरूरत है। बट डोंट वरी, मैं उसे इतना माँ का प्यार दूंगी ना कि राहत कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। रघुवीर प्रगति की बात सुनकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर, प्रगति तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि राहत हमें छोड़कर चली जाएगी? वो कभी नहीं जाएगी, मुझे इतना तो भरोसा है, और तुम तो राहत को इतना प्यार दोगी तो वो कभी नहीं छोड़कर जाएगी। इस पर प्रगति सिर्फ रघुवीर के सीने पर सर रख देती है। वही रघुवीर अपने मन में, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में ये सवाल क्यों लग है, पर मुझे इतना भरोसा है राहत पर, वो तुम्हारे हर एक डर को खत्म करेगी और अपनी मासूमियत से तुम्हारे मन में एक अपने लिए एक जगह बना देगी। कहते कहते रघुवीर प्रगति को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही देर बाद दोनों ही डिनर बनाकर टेबल पर रख देते हैं और दोनों ही राहत को खिलाने लगते हैं। राहत भी खुशी खुशी खाने लगती है। कुछ देर बाद राहत भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब तक प्रगति जी अपना काम करके आ जाते हैं। वही प्रगति राहत को अपने सीने से लगाए उसे कहानियां सुनाने लगती है, तो राहत भी अपना सर प्रगति के सीने पर रखकर कहानी सुनते सुनते सो जाती है। दोनों ही ऐसे सो जाते हैं। वही रघुवीर जब अपना काम खत्म करके राहत के कमरे में आ जाता है, तो वो दोनों कैसे सोते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। वो राहत की दूसरी साइड आकर तीनों को ही अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके लाइट बंद करके सो जाता है। वही दूसरी तरफ जेल जहां गुनहगार को अपनी सजा मिलती है, जहां पर गुनहगार अपनी गुनाहों की सजा को काटता है। वही जेल के अंदर एक मैदान है, जहां पर एक लड़का जो करीब 14 साल का हो सकता है, वो अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए शांति से बिना कोई हलचल किए खड़ा है, जैसे कि वो एक मूर्ति हो। वही उसके चारों तरफ पुलिस ऑफिसर, यहाँ तक कि कुछ गुनहगार भी मौजूद थे, जो उस लड़के को देखकर सिर्फ देख रहे थे। पूरा माहौल शांत था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। वही एक आदमी जिसके हाथों में विप से मारे जा रहा था, वो पूरा पसीने में लथपथ था, फिर भी उस लड़के को विप से मारे जा रहा था, जहां वो हाथ में पूरी तरह से थक चुका था। वही वो लड़का जो मार खा रहा था, उसके चेहरे पर दर्द की एक शिक्स भी नजर नहीं आ रही थी। वो आदमी उस लड़के को मारते हुए थक जाता है। वो अपने हाथों में पकड़ी विप को जमीन पर फेंक देता है और खुद चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तो वही वो लड़का उस आदमी को बैठे हुए देखता है, अपनी गर्दन को बाएं बाएं करके अपने हाथों को लूज करके ऊपर की ओर करके एक एक्सरसाइज की पोजीशन में लाता है, जैसे यह उसके लिए डेली का वर्कआउट हो। तो वहां पड़ी एक पानी की बोतल लिए उस आदमी के सामने करके तिरछी मुस्कुराहट लिए, व्हाट हैपेंड डैड? बस इतनी ही ताकत? लगता है उम्र बढ़ गई है तो ताकत भी खत्म होती जा रही है आपकी। आखिर कौन है वो लड़का? क्यों मार रहे हैं उसके डैड उसे?
अनटाइटल्ड चैप्टर। वो आदमी उस लड़के को मारते हुए थक जाता है। वो अपने हाथों में पकड़ी विप को जमीन पर फेंक देता है और खुद चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तो वही वो लड़का उस आदमी को बैठे हुए देखता है। अपनी गर्दन को बाएं बाएं करके अपने हाथों को लूज करके ऊपर की ओर करके एक एक्सरसाइज की पोजीशन में लाता है, जैसे यह उसके लिए डेली का वर्कआउट हो। तो वहां पड़ी एक पानी की बोतल लिए उस आदमी के सामने करके तिरछी मुस्कुराहट लिए, व्हाट हैपेंड डैड? BSSS, इतनी ही ताकत, लगता है उम्र बढ़ गई है तो ताकत भी खत्म होती जा रही है आपकी। वो आदमी उस लड़के की बात सुनकर अपनी चेयर से खड़ा होकर उसका गला पकड़ते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में, कुछ तो शर्म रखो वश, कुछ तो शर्म। वो लड़का अपनी गर्दन टेढ़ी करके उस आदमी को देखकर, डैड गलती आपकी थी मेरी नहीं। वश की बात सुनकर उसकी डैड उसे जमीन पर फेंक कर उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए, इसको ऐसी सजा दो कि ये दर्द से तड़प और है ये भी मत सोचो कि यह मेरा बेटा है। जो मेरी खुशी को नहीं देख सकता वह मेरा बेटा नहीं है। चाहे यह मर भी गया ना तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। यहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर दो। कहते कहते वह आदमी वश की तरफ देखता है, जो अपने हाथ पीछे करके उसे ही बड़े अजीब तरह से देखने लगता है। तो आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है। वही उस आदमी के जाने के वश अपनी गर्दन गोल गोल घुमाते हुए अपनी गर्दन को टेढ़ी करके एक आदमी को देखता है, जिसकी आंखें ब्लू है। उसे देखकर वो बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, हे यू ब्लडी ब्लू आइज कम हियर फाइट विद मी। वश की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए, बेटा तुम मुझसे छोटा है, कहीं ऐसा ना हो पहले बाप ने तुझे मारा है अब मैं मार दूंगा तो तेरे ऊपर के दर्शन ना हो। वश अपनी गर्दन को टेढ़ी करके उस आदमी को देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, वह तो मैं देख लूंगा, पर अगर तुम जीत गए और मैं मर गया तो मेरा बाप तुझे गिफ्ट जरूर देगा, तो सोच ले तुझे क्या करना है। वश की बात सुनकर बाद में एक ऑफिसर की तरफ देखता है, जो अपना सर हाँ में हिला देता है। तो वो नीली आंखों वाला आदमी अपने दोनों हाथ आपस में उलझा हुए मुस्कुराते हुए, चलो इतने दिनों बाद कोई मिला नहीं था, आज हाथ भी साफ हो जाएंगे और इतने दिनों के हाथों की खुजली भी खत्म हो जाएगी। उस आदमी की बात सुनकर वश बस तेरी मुस्कुराहट दे देता है। वही वहां खड़े जितने भी लोग हैं सभी वश को देख रहे थे, जो 14 साल है, ऊपर से उसकी पूरे शरीर पर विप के निशान जिसमें से खून बहे जा रहा था, फिर भी वो किसी से फाइट करना चाहता है। वही सभी को यही लग रहा था कि वो खुद की मौत को दावत दे रहा है क्योंकि सामने वाला आदमी स्ट्रांग दिख रहा है। ऊपर से इस जेल में इस आदमी की ही चलती थी, तो सभी को वश के लिए बुरा और अफसोस महसूस हो रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि यह 14 साल का लड़का कहाँ उस आदमी स्ट्रांग से जीत सकता है। वही वो आदमी और वश दोनों ही आमने सामने थे, जहां उस आदमी के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट है, तो वही वश सिर्फ अजीब नजरों से उसे देख रहा है। वश की सिल्वर आइज इस समय चमक रही थी, जिसमें कुछ था जो किसी को दिख नहीं रहा था। वश उस आदमी को देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट, कुछ भी कर लेना पर मुझे गुस्सा मत दिलाना। वश की बात सुनकर वो आदमी सिर्फ मुस्कुरा देता है, जैसे वश उससे मजाक कर रहा हूँ। वही देखते देखते उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पहले पहले तो सभी को लगता है कि वो आदमी उस बच्चे को मारेगा। यही सोचकर वो सभी वश दया भरी नजरों से देख रहे थे। वही बाद में बार बार वश के कंधे पर बहुत सारी जगहों पर मारे जा रहा था, पर वश उस आदमी के बस सीने पर ही किक मार रहा था, बाकी हो उसे कहीं भी मारे नहीं जा रहा था। जब वो आदमी देखता है कि वश को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो गुस्से में उसके पीठ पीछे वार करने लगता है, जैसे कि उसकी पीठ पर मारना उसकी आंखों में मिट्टी को डालना। पर जैसे ही वो उसकी आंखों में मिट्टी डालता है, वैसे ही वश का गुस्सा जैसे बढ़ जाता है। वो उस आदमी के बाल पकड़कर उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे वो आदमी के हाथ जैसे काम ही करना बंद हो जाते हैं। वही वश उसके सीने पर 5 किक मार देता है और वही वो आदमी वश के पेट पर या उसके कंधे पर मार रहा था जहां पर विप के बने घाव थे। वही वैश लास्ट स्ट्रॉन्ग किक उस आदमी के सीने पर मारकर सीधा चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो अपने दोनों एल्बो को आर्म रेस्ट पर रखकर अपने दोनों हाथों को आपस में उलझा है, उन पर अपना चेहरा रखकर बड़ी अजीब तरह से उस आदमी को देखता है जो जमीन पर लेटा हुआ था। वही वो खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं। सभी एक पल के लिए तो अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं, पर वो आदमी वश से 2 कदम की दूरी पर ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वही वश उस आदमी की चिन को अपने पैर से ऊपर करके बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, कहा था ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, गलती तुम्हारी है सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। ये सुनते ही ना जाने क्यों वह आदमी अंदर तक ही जाता है।
वह डर से कांपने लगता है। वह चारों तरफ देखता है, तो वहां पर उसे कोई ऑफिसर नजर नहीं है, सिवाय वहां के जो लोग थे। वह सभी भी अपना सर नीचे करके खड़े थे। कोई भी सर ऊपर करके उसे नहीं देख रहा था। वही वश अपना पैर उस आदमी के चिन्ह से हटाकर अपनी जगह से खड़ा होकर उस आदमी की नीली आंखों को देखकर अपनी गर्दन को टेढ़ी करके उसकी चेहरे के सामने जाकर चिन्ह को पकड़कर अपनी उंगलियों से उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए बड़ी अजीब तरह से, आई हेट ब्लू आइज, डॉट कैन यू गिव इट टू मी। वह आदमी वश की बात सुनते हैं पूरी तरह से हिल जाता है। वह कुछ बोलने को ही हुआ था कि वश अपने पॉकेट से वन स्टिक को निकालकर उसकी आंखों में डालने लगता है। वह आदमी जैसे ही अपने हाथ ऊपर करने को हुआ कि तभी वश उस आदमी के गर्दन पर प्रेस करने लगता है कि एक बॉडी लॉकिंग टेक्निक है, जिससे आदमी पूरी तरह से एक मूर्ति की तरह रह जाता है। वही वश बहरेने के साथ उस आदमी की आंखें निकाल देता है। वही वह खड़े जितने भी लोग थे, वह सभी हैरान थे और साथ ही साथ पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जिस लड़के को वह दया भरी नजरों से देख रहे थे, वह इतना खतरनाक, ये शब्द भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। उसका भयानक चेहरा देखकर सभी की रूह तक कांप उठे थे। कुछ तो बेहोश हो चुके थे, कुछ ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही वश उसकी आंखें निकालकर उन्हें अपने हाथों में पकड़ लेता है, बस उन आंखों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है, तो वश वह नीली आंखें उस आदमी के हाथों पर रखकर खड़ा हो जाता है। तब तक वह आदमी भी हिलने लगता है। वह जमीन पर लेटा किसी बिना मछली की तरह तड़पड़ा रहा था। इस समय उसकी आंखों से खून आ रहा था और उसके मुंह से तो खून की नदी बह रही थी। वही अगर बात करें वश की, तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से खून लगाया हुआ था, जिससे वह और भी भयानक लग रहा था। तभी दूसरा आदमी आकर उसके सामने एक टॉवल आगे कर देता है, तो वश अपने चेहरे को पूछते हुए, दर्द हो रहा है? पर मैंने तो कुछ नहीं किया था, बस मैंने तो तुम्हारी आंखें तो निकाली थी और तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। पहले ये सोच लेना चाहिए कि यह बच्चा इतना मार खाने के बाद भी इतना शांत क्यों है। पर क्या है ना, तुम्हारे छोटा दिमाग ये सोच पड़ा कि बच्चा है, कहाँ मुझसे जीतेगा। सोच अक्सर बर्बादी के रास्तों पर ला खड़ा कर देती है, और अब देखो तुम्हारा भी वही हाल है। कहते कहते वश जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी यह हंसी वहां के शांति को जैसे एक भयानक माहौल बना रही है। सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। वही वह आदमी अपने हाथों को जमीन पर फिराते हुए दर्द भरी आवाज में, आई विश मैं तुमसे मिला ही नहीं होता। वही उस आदमी की बात सुनकर वश अपने हाथों में पकड़ी उस स्टिक को देखकर अजीब सी मुस्कुराहट लिए, वी विल मीट अगेन कहते हैं उस स्टिक को उसके गर्दन के बीचों बीच डालकर अपनी टेढ़ी गर्दन करके, इनहेल कहते कहते वश अपनी जगह से खड़ा होकर अपने हाथों को आगे कर लेता है, तो एक आदमी उसके हाथों पर टॉवल रख देता है और उसे पहुंचने लगता है। वही वश अपने हाथों को पहुंचने के बाद वहां से जाते वक्त एक नज़र सभी को देखता है, फिर सभी अपना सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं। तो वश मुस्कुराते हुए सभी को देखकर, आई लाइक स्कैर्ड पीपल कहते हुए वश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले वहां से चला जाता है। वही पीछे पीछे दो आदमी भी उसके आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ कार में वश के डैड कार में बैठे हुए थे, जिनका नाम तेजपाल है, और उसके सामने उसका असिस्टेंट रवि दोनों ही कार में बैठे हुए थे। रवि कुछ सोचते हुए तेजपाल से, बॉस कृष्णा पर हमारे कुछ दुश्मनों ने हमला किया था, वह मर चुका है। उसकी बेटी जिंदा है, हॉस्पिटल में है, शायद उसका क्या करना है। तेजपाल अपने सर को दबाते हुए, उसका क्या करना है, क्या मतलब, जो होगा वह देखा जाएगा, खुद देख लेंगे। वैसे भी पेमेंट तुमने ट्रांसफर किया था ना, बात खत्म। वैसे मेरी यहाँ पर बीवी गई है, मुझे कितना दुख हो रहा होगा, मैं भी तो अकेला हूँ। तेजपाल की बात सुनकर रवि सोचते हुए, पर वह मारा तो। तेजपाल अपनी गुस्से भरी आवाज में, मेरे बिजनेस में आने से पहले मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर मौत और जिंदगी का खेल होता है। जिन्हें आना है वह आ सकते हैं, जिन्हें नहीं आना है वह ना आए। गलती उसकी है, मेरी नहीं। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो काम छोड़ो और उसकी बेटी को संभालने में लग जा। तेजपाल की बात सुनकर रवि कुछ नहीं कहता, वो बस अपना सर हिलाकर सामने देखने लगता है। CH3 कॉलेज और 3 ऑप्शन 10 साल बाद मुंबई रेलवे स्टेशन। एक लड़की ब्लू ट्रैक पंथ व्हाइट टी शर्ट, साथ ही साथ 2 बैग्स जिसने उसका सामान भरा हुआ था। तभी वो ऑटो वाले को रोकने ती है और उसमें सामान डाल देते हैं। तभी ऑटो वाला उस लड़की की तरफ देखकर, मैडम आपको जाना कहाँ पर है, तो लड़कियों उसे एड्रेस बता देती हैं। करीब 1 घंटे बाद गर्ल्स हॉस्टल के गेट के सामने आकर हो और तो रुक जाती हैं, और उसमें से वह लड़की बाहर आ ऑटो वालों को पैसे देकर वह लड़की अपनी बैग को निकालकर हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती हैं।
हॉस्टल के अंदर वो लड़की जैसे ही जाती है वैसे ही उसे एक औरत मिलती है। औरत उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखकर, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की उस औरत को अपनी आईडी प्रूफ देते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, राहत रावत। जी हाँ, यह है राहत, जो अब 18 साल की हो चुकी है। पहले से खूबसूरत घने काले बाल, नीली आंखों में वही मासूमियत, वही प्यार, पर कुछ तो बदला था। ये क्या, ये तो आगे ही पता चलेगा। वही वह औरत राहत को गौर से देखने लगती है। उसकी नीली आंखों को देखकर एक पल के लिए तो शांत हो जाती है। वह साफ साफ राहत की आंखों में मासूमियत, प्यार देख सकती है। दूसरे ही पल मुस्कुराते हुए, राहत बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा देखा देती हूँ। राहत उस औरत को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर उनके साथ चली जाती है। औरत राहत को एक कमरे के सामने रोक देती है। वही राहत उस औरत के पीछे खड़े होकर कमरे का दरवाजा देखने लगते हैं। वो औरत कमरे के दरवाजे को नॉक करती है तो वो दरवाजा खुल जाता है। तभी उसमें से एक लड़कियां आती हैं, जिसने पायजामा और ऊपर टी शर्ट पहना हुआ था, बालों का बंद बनाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा है था कि वह अभी सोकर उठे हैं। वो औरत उस लड़की को देखते हुए, आरज ये तुम्हारी नई रूममेट है। राहत आज से ये तुम्हारे ही साथ रहेगी। आरज राहत को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर बड़ी सी मुस्कुराहट दे देती है। राहत भी आरज को मुस्कुराहट दे देती है। वही वह औरत राहत को रूम में छोड़ने के बाद वहां से चली जाती है। वही आरज राहत को अपने साथ रूम में लाती है और उसे बेड पर बैठाकर खुद उसके लिए पानी लेने चली जाती है। उसे पानी देते हैं तो राहत पानी पीने लगती है। आरज राहत को देखने लगती है। वह गौर से राहत को देख रही थी। उसकी नीली आंखों को देखकर वह सिर्फ उसको देखती ही रह जाती है। राहत के पानी पीने के बाद आरज उसके साइड में आकर बैठ जाती है। राहत आरज को मुस्कुराते हुए देखकर, आरज तुम यहाँ पर कब से हो और कौन से स्टैंडर्ड में हो? राहत के सवाल को सुनकर आरज जल्दी से, मैं सिर्फ 5 दिन पहले यहाँ पर आई हूँ और मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं घर पर ज्यादा नहीं रहती। वैसे अगर स्टैंडर्ड की बात कर रही हो, फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रही हो और तुम? आरज का सवाल सुनकर राहत बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, मैं भी उस स्टैंडर्ड में हूँ। इसका मतलब हम रूममेट के साथ क्लासमेट भी हो गए। चलो एक दोस्तों मेरी बन गई, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊंगी। राहत की बड़ी मासूमियत को देखकर और उसके चबी चीक को देखकर आरज राहत की कीक को पिंच करते हुए, बहुत क्यूट हो, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। आरिज की तारीफ को सुनकर राहत मुस्कुरा देती है। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा लाल होने लगता है, जिससे वह ब्लश कर रही थी। वही आरिज राहत को देखकर मुस्कुराते हुए, तुम ब्लैक कर रही हो। ओह माय गॉड माय ब्लशिंग डॉल, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल। अगर हाथ में लड़का होता ना तो अब तक तुम पर ट्राई जरूर कर लेती। राहत बच्चों वाला मुंह बनाकर, आरिज। आरिज उसके बालों को सहलाते हुए, हाँ बाबा ठीक है, गुस्सा मत हो जाओ। चलो जल्दी से तुम्हारा सामान हम लगा लेते हैं। वैसे भी कल कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और टाइम दोनों को भी नहीं मिलेगा। राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, मतलब कल कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, इतनी जल्दी? आरिज अपना सर हाँ में हिलाते हुए राहत के सवाल का जवाब देकर, हाँ इतनी जल्दी। कल की डेट क्या है? तुम एक दिन पहले आ चुकी हूँ कॉलेज स्टार्ट होने से, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ लग रहा है। आरिज की बात सुनकर राहत कुछ नहीं कहती और जल्दी से फ्रेश होकर अपना सामान लगाने में लग जाते हैं। साथ ही साथ उसकी आरिज भी कर रही थी। वही आरिज किताबों को टेबल पर रखते हुए, तुम्हें पता है राहत, ही कॉलेज में बहुत बड़ा है। मैं एक बार गई थी तो मैं सिर्फ देखती रह गई थी, पर मैंने सुना है कि कॉलेज बहुत खतरनाक है। यहाँ पर ना एक लड़का है, क्या नाम है? आरिज सोचते हुए, हाँ उसका वश है, लोग कहते हो बहुत खतरनाक है। पर हाँ कॉलेज की लड़कियों उसके पीछे पागल है। आई मीन हैंडसम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उसकी, पर सभी लड़कियां तो उसकी सिल्वर आई से ही डरती है। सुना है कि वही एक मिस्टीरियस पर्सन है, जिसे आज तो कोई समझा नहीं है। पता है जब ये कॉलेज में आया था तब बहुत सारी लड़कियां इसे स्टॉक करने लगी थी। करीब एक हफ्ते बाद वह लड़कियां भी कहीं गायब हो चुकी थी। तब से लोगों के अंदर और स्टूडेंट के अंदर भी उसका डर भर चुका है। ना ही उन लड़कियों की फैमिली कभी कॉलेज में आई, ना ही कुछ और। इतना ही पता है, इसके आगे कुछ भी नहीं पता है। राहत आरिज की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हैं रानी से, क्या मतलब कोई किसी को स्टॉप कैसे कर सकता है? वह लड़कियां क्या पागल थी जो इसे पागल वाली हरकतें करती थी? ऐसे कैसे कोई हो सकता है? आरिज बुक्स को साइड में रखकर राहत के पास चले जाती हैं।
जो अलमारी में कपड़े रख रही थी वह कपड़े राहत को देते हुए, क्या पता। पर कहते हैं अगर किसी को अपने पास रखना हो, यहाँ किसी पर नजर रखनी है, तो अक्सर लोग स्टॉक करने लगते हैं। उसकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगते हैं। वह क्या करता है, क्या नहीं, यहाँ तक कि वह कब उठता है कब खाता है, ये सब। आरिज की बात सुनकर राहत आरिज के हाथों से कपड़े लेते हुए, मतलब यह पागलों वाली हरकत करनी है, इससे तो इंसान जी भी नहीं सकता अच्छे से। कोई अगर उस पर 24 घंटे नजर रखेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अगर यह कोई मेरे साथ करेगा तो। आरिज लास्ट का कपड़ा राहत के हाथ में देखकर उसके कंधे को थपथपाते हुए, तुझे कैसे पता चलेगा कि कोई तुझे स्टॉक कर रहा है? तू कभी उसे देख पाएगी? क्या पता वह अनजान बनकर यह सब कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कहते कहते आरिज बालकनी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी आरिजी रुककर राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, अब तुम आ चुकी हो रहा तो आज हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे भी मैंने कुछ शॉपिंग की नहीं है तो दोनों ही शॉपिंग कर लेते हैं। इस पर राहत अपना सर हमें हिला देती हैं। वही आरिज अपने धुले हुए कपड़े बालकनी में लेकर चली जाती हैं। आरिज के जाने के बाद राहत खुद से ही, आखिर इतना पागल कौन हो सकता है कि किसी को भी स्टॉक करने लगे। भगवान ऐसे पागलों से तो मुझे दूर ही रखना। कहते कहते राहत अपने काम करने लगती हैं। देखते देखते शाम हो जाते हैं। दोनों भी शॉपिंग करके हॉस्टल आ जाती हैं। राहत और आरिज दोनों ही कल की तैयारी करके सो जाती हैं। जहां राहत चांद को देखकर खुश हो रही थी, वह अपने मन में बड़ी सी मुस्कुराहट लिए कल कॉलेज जाऊंगी और जल्दी से जल्दी अपनी 3 साल की डिग्री खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, जहां मेरा एक बड़ा सा घर होगा और उस घर में मैं अपने मम्मी अप्पा उस घर में रखूंगी। कहते कहते राहत सो जाती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट इस समय है। सुबह का वक्त अलार्म बजने लगता है, जिससे आरिज उठ जाती है। पर राहत, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था, वह तो आराम के साथ घोड़े बेचकर सो रही थी। आरिज घड़ी में टाइम देखकर जल्दी से राहत को उठाते हुए, राहत टाइम देख घड़ी में, कितना बजे है, जल्दी से उठ आज लेट हो जाएंगे। पहले ही दिन वॉट लग जाएगी और ऊपर से हमें जल्दी जाना है, कॉलेज के सीनियर हमारी रैगिंग करेंगे जिससे हमें बहुत लेट हो जाएगा। राहत दूसरी तरफ मुंह करके नींद भरी आवाज में, बस 5 मिनट। कहते कहते राहत सो जाती है। तो आरिज वहां पड़े पानी के गिलास में से पानी लेकर राहत के चेहरे पर डाल देती हैं, जिससे राहत की नींद खुलकर वह बेड पर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। राहत को ऐसे करते हुए देखकर आरिज जोर जोर से हंसने लगती है। वही राहत, पानी से भीगने की वजह से उसका पूरा चेहरा पानी से भीग गया है। वह रोनी सी शक्ल बनाकर आरिज की तरफ बढ़ते हुए, आरिज मैं ना आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मेरी नींद के दुश्मन। कहते कहते राहत आरिज फिर पीछे भाग चलती है। तो आरिज जल्दी से वॉशरूम में चले जाते हैं, जिससे राहत मुंह फुलाए बैठ जाती है और अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद थोड़ी मस्ती लड़ाई झगड़े के बाद दोनों ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज। राहत और आरिज कॉलेज के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे के चेहरा देखने लगते हैं। तभी राहत एक गहरी सांस लेकर आरिज को देखते हुए, देखो अगर उन्होंने हमसे बुरा बर्ताव किया ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, पहले ही बता रहे हैं। आरिज राहत को समझाते हुए, राहत वह हमसे बड़े हैं, इनफैक्ट उनका स्टेटस भी शायद हमसे बड़ा ही होगा क्योंकि जहां तक मुझे पता है यहाँ पर पॉलिटिक्स, गैंगस्टर, माफिया, कमिश्नर, इनके ही बच्चे पढ़ते हैं। तो हमें जितना हो सके उतना शांत रहना होगा, कुछ भी कर पर इन लोगों से पंगा मत ले बस। राहत अपनी आंखें छोटी करके, मतलब वह जो भी करेंगे वह हमें करे ना पड़ेगा। आरिज अपना सर हाँ में हिला देती है। तो राहत अपनी आंखें छोटी कर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आरिज राहत को समझाते हुए, देखो राहत ज्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं, तुम इतना टेंशन मत लो। इस पर राहत एक गहरी सांस लेकर अपनी नीली आंखें पहली छोटी करके आरिज को देखने लेती है। फिर अपना सर हिलाकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो उन्हें एक लाइन खड़ी मिलती है। तो वह दोनों वह से जाने ही वाले थे कि वहां का एक ग्रुप में से एक लड़का उन दोनों को देखते हुए अपनी चुटकी बजाकर, हे बोथ ऑफ यू। उस लड़के की बात सुनकर रहा था, राहत अपनी तरफ इशारा कर देती हैं। तो वह लड़का उसे आने का इशारा कर देता है। राहत एक नजर आरिज को देखते हैं, जो उसे ही देख रही थी। दोनों अपना सर को हिलाकर अंदर चली जाती हैं, जहां राहत को थोड़ा डर सा लग रहा था इतने पर फिर भी राहत जैसे तैसे करके अपनी हिम्मत को लाने की कोशिश करके उन सभी के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उनमें से एक लड़का राहत को ऊपर से नीचे तक देखकर उसके नजदीक आते हुए, उफ, ब्लू आईज, यह आंखें देखकर ना मुझे मेरी बिल्ली की याद आ गई।
उसकी भी ऐसी ही नीली आंखें थी, पर वह मुझे छोड़कर चली गई। पर देखो तुम मुझे मिल गई, बिल्कुल उसी की तरह देखती हूँ। राहत उस लड़के की बात सुनकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करती है। वह खुद की तरफ इशारा करते हुए, मैं आपको कोई बिल्ली नजर आती हूँ? जीता जाता इंसान हूँ मैं। शायद आपकी आंखें ठीक नहीं है, जाकर चेक कर लीजिएगा। वह लड़का राहत की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह उसकी तरफ देखकर, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा, पर तुम्हारे में तो घमंड बहुत ज्यादा ही है और बात करने की तमीज नहीं है क्या? सीनियर से कैसे बात करते हैं? लगता है बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। वैसे कॉलेज का पहला दिन है, तो राइटिंग तो बनती है, क्यों दोस्तों? कहते कहते वह सभी लड़कों की तरफ देखने लगता है, तो सभी लड़के अपना सर हाँ हिलाने लगाते हैं और साथ ही उस लड़के का साथ देने लगते हैं। वही वह लड़का राहत के चारों तरफ घूमते हुए, रैगिंग तो होगी, आखिर तुमने मेरी इंसल्ट चुकी है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। वह भी ऐसे हैं कि जो किसी को भी नहीं मिली है। समथिंग न्यू, योर डायरेक्ट सक ऑन माई फिंगर। राहत उस लड़के की बात सुनकर गुस्से भरी आवाज में, मतलब ये कौन सी वाहियात दरें रखी है तुमने? मैं सब कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं कॉलेज प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। तभी वह लड़का राहत को ऊपर से नीचे तक देखकर, तुम जिसे कंप्लेंट करने जा रही हो ना, वह मेरा ही बाप है। मुझे कुछ नहीं कहेगा, पर हाँ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद जरूर करेंगे। अब तुम्हारे सामने मैंने शर्त तो रखी है, पूरी भी तो करनी होगी। डॉट डॉट वैसे भी यहाँ के बारे में तो तुम बहुत कुछ जानती होगी, तो भलाई इसी में है कि मेरी बात मानो। राहत उस लड़के की बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, अगर मैं ना करूँ तो क्या करोगे? इस पर वो लड़का आरज को देखते हुए मुस्कुराकर, तुम नहीं तो तुम्हारी ये दोस्त सही। उसे तो मैं अपने लिप पर ही किस करने के लिए कहूंगा, और वह भी सबके सामने, तो सोचो क्या होगा। उस लड़के की बात सुनकर राहत एक पल के लिए शांत हो वह आरज को देखती है। फिर कुछ सोचकर उस लड़के की तरफ देखते हुए, इसके बदले तुम जो कहोगे वह मैं कर सकती हूँ। वह लड़का रात को देखकर कुछ सोचते हैं, मैं हर किसी को 2 ऑप्शन देता हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन देता हूँ। गेट से ब्लैक कुड़ी पहने लड़का आएगा, उसे तुम्हें लिप टू लिप किस करना है। दूसरा, अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारी डेयर कंप्लीट करनी है, और तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी ये दोस्त मुझे किस करेगी, वह भी सबके सामने। अब सोचो तुम्हें इनमें से किसे चूज करना है। राहत उस लड़के की बात सुनकर गहरी सांस लेती है और एक नजर आरिज को देती है, जो उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी राहत उसकी एक भी बात बिना सुने वहां से गेट की तरफ चली जाती है, जिसका मतलब साफ था कि उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है। तभी एक लड़का गेट से ब्लैक हुडी पहन कर आता है, जिससे सभी के चेहरे पर डर परेशानी साफ दिखने लगती है। सभी अपना सर नीचे झुका लेते हैं, सिवाय राहत को जो अपने में हममगन है। आखिर कौन है ये? क्या सच में राहत उस लड़के को किस करेगी? च फोर किस एंड डेथ। वह लड़का रात को देखकर कुछ सोचते हैं, मैं हर किसी को 2 ऑप्शन देता हूँ। मैं तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन देता हूँ। गेट से ब्लैक कुड़ी पहने लड़का आएगा, उसे तुम्हें लिप टू लिप किस करना है। दूसरा, अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारी डेयर कंप्लीट करनी है, और तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी ये दोस्त मुझे किस करेगी, वह भी सबके सामने। अब सोचो तुम्हें इनमें से किसे चूज करना है। राहत उस लड़के की बात सुनकर गहरी सांस लेती है और एक नजर आरिज को देती है, जो उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी राहत उसकी एक भी बात बिना सुने वहां से गेट की तरफ चली जाती है, जिसका मतलब साफ था कि उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है। तभी एक लड़का गेट से ब्लैक हुडी पहन कर आता है, जिससे सभी के चेहरे पर डर परेशानी साफ दिखने लगती है। सभी अपना सर नीचे झुका लेते हैं, सिवाय राहत को जो अपने में हममगन है। राहत अपने मन में, भगवान जी, अब तो आपने मुझे कॉलेज में फंसा दिया। ऐसा क्या मैंने किया था जैसे पागल से मेरा पाला पड़वा दिया? वह भी इसे पागल से, जो कह रहा था कि मैं उसके उंगलियों को ची डॉट काय बोलने में भी गुस्सा आ रहा है। अब पता नहीं कौन से पागल मिलेगा, ऊपर से ही मेरी पहले की किस। क्या सोचा था और क्या हो गया राहत तेरे साथ? आज के दिन कॉलेज ना आती तो ही तेरे लिए बेहतर होता, इन पागल से तो बच जाती। कहते कहते राहत गेट के सामने खड़ी हो जाती है कि तभी उसे वह लड़का नजर आ जाता है, जिसने अपने सर पर हुडी डाली हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। वही उस लड़के को देखो, राहत जल्दी से उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है। वही वह लड़का गेट से अंदर आ ही रहा था कि तभी राहत उसके सामने आ जाती है, तो वह अपनी सिल्वर आईज से उसकी नीली आंखों को देखने लगता है। वही राहत जैसे ही उस लड़के की सिल्वर आईज कुछ देखती हैं,
तो ना जाने क्यों उसे एक अलग सा डर महसूस होने लगता है। कुछ तो था उस लड़के की आंखों में जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी खुद को जैसे तैसे शांत करके उस लड़के को देखकर किसी बिल्ली की बच्चे की तरह चेहरा बनाकर बड़ी मासूमियत से, देखो मुझे पता है तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगे, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत मानना, देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पीछे जो लड़के हैं वह मेरी रैगिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए हैं। या तो गेट पर जो ब्लैक हुडी पहने, मतलब तुमने ब्लैक हुडी पहनी है, तो तुम्हें मुझे किस करना है। दूसरा, अगर मैंने वह नहीं किया तो मुझे उस ब्लू टी शर्ट वाले लड़के हैं जो पागल है, उसके उंगलियों को ची सक करना पड़ेगा। अगर वह भी नहीं किया तो मेरी वह दोस्त है, उसे वह सबके सामने किस करेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। बस गुस्सा मत करना ब्रो। इतना कहकर राहत बिना उस लड़के की बात सुने उस लड़के के लिप्स को अपने लिप्स से सिर्फ टच करके जल्दी से उससे दूर होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर, सॉरी ये सब अचानक करने के लिए एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए भी। इससे आगे राहत कुछ कह पाती वह लड़का उसके जबड़े को पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसके लिप्स को अपने लिप्स में भरकर सक करने लगता है। वही वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वह लड़का एक नज़र सभी को देखता है, तो सभी अपने सर नीचे कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो लड़के राहत की रैगिंग कर रहे थे, उन्होंने भी अपना सर झुका लिया था। वही आरिज पूरी तरह से टेंशन में आ चुकी थी। वह राहत के पास जाने ही वाली थी कि तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे खड़े रहने का इशारा कर देता है, जिससे ना चाहते हुए भी आरिज को अपनी जगह पर खड़ा होना पड़ता है। वही राहत उस लड़के किस करने से उस लड़के के सीने पर मारने ही वाली थी कि डॉट तब तक वह लड़का उसके दोनों हाथों को उसके पीछे करके उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके लोअर लिप को बाइट करके उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपनी ठंडी आवाज में, डोंट कॉल मी ब्रो कॉज आई हेट द वर्ड। वैसे ये तुम्हारे डेलिकेट लिप्स को टेस्ट बिल्कुल कैंडी की तरह है। आई लव कैंडीज बट आई हेट। कहते कहते वह लड़का राहत की नीली आंखों को देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, गलती से इसे कभी मेरा एडिक्शंस मत बना देना, नहीं तो पछताना तो तुम्हें पड़ेगा। कहते कहते वह लड़का अपनी गर्दन टेढ़ी करके राहत के हाथों को छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए एक ठंडी नजर उन लड़कों पर डालकर वहां से चला जाता है। वही उस लड़के के ऐसे करने से और उसकी बातें बात को पूरी तरह से अंदर तक हिला चुकी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ना जाने क्यों उसे डर लगने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना क्यों डर लग रहा है। तभी आरिज राहत के कंधे पर हाथ रखकर, राहत तुम ठीक तो हो ना, वो लड़का क्या कह रहा था। आरिज के आने से राहत उससे जल्दी से गले लगाकर बड़ी मासूमियत से अपनी डरी हुई आवाज में, पता नहीं वो बहुत अजीब है, मुझे डर लग रहा है उससे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैंने उससे माफी भी मांगी थी और उसने देखो क्या कर दिया, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, बहुत डरावना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आखिर मैं उससे डर कैसे सकती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, मैं उससे कैसे डर सकती हूँ। राहत की बात सुनकर आरिज राहत के चेहरे को पकड़कर उसे समझाते हुए, तुम नहीं बल्कि यह पूरा कॉलेज उससे डरता है। मैंने जिस लड़के के बारे में तुमसे बात की थी ना, ये वही वश है, बहुत खतरनाक है, जितना हो सके उतना हमें इससे दूर रहना है। भगवान की दया से उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, यही बड़ी बात है। आरिज की बात सुनकर राहत कुछ नहीं कहते वह वहां से चली जाती है। वही वो लड़के जो राहत की रैगिंग कर रहे थे, वो भी वहां से चले जाते हैं। कोई भी राहत को परेशान नहीं करता है। वही राहत भी पूरी तरह से शांत हो जाती है। ना जाने क्यों उसके आंखों के सामने सिल्वर आइज जा ही नहीं रही थी, एक अलग ही छवि बन चुकी थी उसकी। राहत सीधा क्लासरूम में चली जाती है। क्लासरूम में आती है तो बेंच पर बैठ जाती है। तभी क्लास टीचर आ जाते हैं, सभी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। देखते देखते हैं पूरा दिन चला जाता है। जब कॉलेज खत्म होता है तो राहत और आरिज जैसे ही क्लासरूम से बाहर आते हैं तो उन्हें स्टूडेंट का शोर शराबा सुनाई देता है, जिससे दोनों ही उस तरफ चले जाते हैं। कॉलेज के ग्राउंड में राहत और आरिज जैसे ही ग्राउंड में आते हैं, वो दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। राहत आरिज की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आरिज यह वही लड़का है ना जिसने हमारी रैगिंग की थी, इसकी यह सब किसने किया। देखना उसकी उंगलियों को किसी ने बेरहमी से काटा है, यार पूरी तरह से खून से बह रहा है। राहत की बात सुनकर आरिज लड़के को गौर से देखने लगती हैं। उस लड़के की सिर्फ उंगलियों को काटा गया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उस लड़के को बहुत मारा गया है, पर उसकी सांसें चल रही थी, पर वह वैसे ही लेटा हुआ था। वही कॉलेज का प्रिंसिपल भागते हुए अपने बेटे को देखने के लिए आ जाता है।
वो अपने बेटे को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वही उसका बेटा जो जिंदा था, पर ना ही वो बोल रहा था ना ही वो अपने हाथ हिला रहा था, जैसे उसकी हड्डियां किसी ने बुरी तरह से तोड़ दी हो, उसके गले की आवाज ही किसी ने बंद की गई हो। वही प्रिंसिपल जल्दी से कुछ लड़कों को बुलाकर अपने लड़के को उठाने में मदद करने लगते हैं। वही वो लड़का जैसे ही राहत के चेहरे को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। वही राहत उस लड़के को गौर से देख रही थी। उसे बहुत ही डर लग रहा था, उसके हाथ पैर तक कांप रहे थे ये सब देखकर। उस लड़के को ले जाने के बाद राहत आरिज की तरफ देखती है। दोनों ही बहुत डर चुकी थी। राहत वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी ब्लैक हुडी पहने वश की सिल्वर आइज से मिलती है, जो उसे ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है। उसे देखकर उसे डर लगता है। वो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ करके आरिज को अपने साथ ले जाने लगती है। वही वश रात को जाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथ हुडी के पॉकेट में डालकर सीटी बजाते हुए वहां से चले जाता है। फिर कुछ सोचकर अपना चेहरा टेढ़ा करके, मुझे इग्नोर तो किया, इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना माय कैंडी, कहते कहते अपने मोबाइल को निकालकर उसे हाथों में पकड़कर अजीब नजरों से देखते हुए वहां से चला जाता है। CH5 राहत की परेशानी और न्यू अपार्टमेंट। उस लड़के को ले जाने के बाद राहत आरिज की तरफ देखती है। दोनों ही बहुत डर चुकी थी। राहत वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी ब्लैक हुडी पहने वश की सिल्वर आइज से मिलती है, जो उसे ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है। उसे देखकर उसे डर लगता है। वो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ करके आरिज को अपने साथ ले जाने लगती हैं। वही वश रात को जाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथ हुडी के पॉकेट में डालकर सीटी बजाते हुए वहां से चले जाता है। फिर कुछ सोचकर अपना चेहरा टेढ़ा करके, मुझे इग्नोर तो किया, इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना माय कैंडी, कहते कहते अपने मोबाइल को निकालकर उसे हाथों में पकड़कर अजीब नजरों से देखते हुए वहां से चला जाता है। हॉस्टल जैसे ही रहता और आरिज हॉस्टल में आती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। सभी लड़कियां अपने सामान को ले जा रहे थे तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। राहत आरिज को देखकर हैरानी से, आखिर ये सब लड़कियां जा कर रही है। तभी आरिज एक लड़की को रोकते हुए, ये लड़कियां जा कह रही है क्या, कुछ है क्या? लड़की राहत और आरिज को देखते हुए, क्या तुम दोनों अभी आए हो? नोटिस आया था कि हॉस्टल खाली करना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो पूरे 2 महीने के लिए हॉस्टल बंद रहेगा और हम लोगों को दूसरा हॉस्टल दे दिया है। वहां पर नाम लगाया हुआ है। जिन लड़कियों के नाम दिया गया है वह सभी वहां पर जा रहे हैं और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उन्हें अपने घर भेज दिया है। इसे सुनकर दोनों ही वह लिस्ट देखने चले जाते हैं। राहत पूरी लिस्ट को करीब 10 बार पढ़ लेती हैं, पर उसे अपना नाम नहीं मिलता। वह है राहत अपने सर पर दोनों हाथ रखकर परेशानी भरी आवाज में, आखिर इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है आरिज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मुझे हॉस्टल नहीं मिला तुम्हें रहूंगी कहाँ? मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है। फिर से मैं घर नहीं जा सकती, कॉलेज के अब एब्सेंट हो जाएगी। कुछ प्यार समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? राहत तो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसको ऐसे देखकर आरिज भी परेशान हो चुकी थी। उसका भी नाम नहीं आया था क्योंकि यही की रहने वाली थी और उसे लगाई था कि उसका नाम नहीं आएगा। वही आरिज राहत के कंधे पर हाथ रखकर, हम मैडम से बात कर लेते, देखते ही शायद उनसे कोई गलती हुई होगी। ये सुनते ही दोनों ही वहां से चली जाती है और सीधा हॉस्पिटल क्यू ऑफिस में चले जाते हैं। दोनों ही अंदर आती है तो सामने एक मैडम बैठी हुई थी। राहत मैडम को देखते हुए, मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वह मैडम राहत की तरफ देखकर, बोलो। राहत एक गहरी सांस लेकर, आपने जो लिस्ट बाहर लगाई है उसमें मेरा नाम नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है? मैडम राहत को देखते हुए, क्या नाम है आपका? राहत जल्दी से, राहत रावत। राहत की बात सुनकर वो मैडम लिस्ट खोलती है और उसमें नाम देखने लगते हैं। वह कुछ सोचकर उस लिस्ट को साइड में रखकर राहत को देखती है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। वो मैडम राहत को देखकर, मिस रावत आपके लिए कोई भी रूम खाली नहीं है। ये सुनते हैं राहत के सर पर मानो कोई बिजली ही गिर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज मैडम आप कुछ तो करिए क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ यहाँ पर और मैं इस जगह को भी अच्छे से जानती नहीं हूँ। कोई तो रूम, छोटा भी चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बस मुझे रहने के लिए कुछ तो जगह दे दीजिए। राहत की बात सुनकर मैडम कुछ सोचते हुए,
मेरा एक फ्लाइट है जो अभी फिलहाल खाली है, उसमें मैं तुम्हें अकेले को रहने दे सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही राहत आरिज को देखती है। तो आरिज जल्दी से राहत से, तुम रहने जाओ, वैसे भी मेरा घर यहाँ पर ही है, और 2 महीने की बात है, फिर से हम एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो तुम्हें इतना टेंशन मत लो, वैसे भी कॉलेज में तो हम मिलते ही रहेंगे। इस पर राहत अपना सर हाँ में हिला देती है। तो मैडम राहत को देखकर, तुम अपना सामान पैकिंग करो, हमें अभी निकलना है, मैं तुम्हें वहीं छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी। राहत अपना सर हाँ हिलाकर मुस्कुराते हुए वहां से अपना सामान पैकिंग करने के लिए चली जाती है। दोनों के जाने के बाद वो मैडम किसी को कॉल करती है। सामने वाला कॉल उठा लेता है। मैडम, सर काम हो चुका है। सामने वाला सिर्फ एक ठंडी आवाज में गुड कहकर सामने वाला कॉल कट कर लेता है। वही वो मैडम अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है और अपने मोबाइल को साइड में रख देती है। वही राहत अपने रूम में चली जाती है। वो कपड़े पैकिंग करते हुए आरिज की तरफ देखकर उदास भरी आवाज में, आरिज मुझे बहुत दुख हो रहा है, हम दोनों कल ही मिले थे और आज फिर हम दोनों को अलग जाना पड़ रहे हैं। आरिज राहत के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए, राहत बस 2 महीने की बात है, मैं तुझे अपने साथ ले जाती, पर मेरी फैमिली बहुत ही बुरी है, वो लोग अच्छे नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा रही हूँ। आरिज की बात सुनकर राहत उसकी तरफ देखकर हैरानी से, तुम्हारी फैमिली मतलब अच्छी नहीं है? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? आरिज एक गहरी सांस लेकर राहत को बताना शुरू कर देती है, मैं जब पैदा हुई थी ना तभी मेरी माँ चली गई थी, तो पापा ने दूसरी शादी कर ले। मेरी जो माँ है ना, वो बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते, वो तो हमेशा पापा को कुछ ना कुछ मेरे बारे में बताती रहती थी, और पापा भी भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से मेरे और पापा के बीच बहुत झगड़े होने लगे थे, इसी वजह से मैं ज्यादा घर पर नहीं रहती। आरिज की बात सुनकर आंखों से गले लगाकर, तुम्हें पता है मेरी भी फैमिली में कोई नहीं है, मेरे जो अप्पा और मम्मा है ना, वह मेरे बायोलॉजी पेरेंट्स नहीं है, बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, फिर 8 साल की थी तब अप्पा चले गए, फिर बाद में मुझे एक नया परिवार मिला, वह दोनों बहुत मुझसे प्यार करते हैं। आरिज राहत को कस के गले लगाकर, मुझे पता नहीं था, पर यह खुशी मिलेगी तुझे, तेरे मामा पापा बहुत प्यार करते हैं। आरिज की बात सुनकर राहत सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। तब तक मैडम आ जाती हैं। वो दोनों को ऐसे देखकर, राहत हमें लेट हो रहा है, चलो जल्दी से। आरिज और राहत जैसे ही मैडम की बात सुनती है, दोनों ही अपना सर हमें हिलाकर जल्दी से राहत के बैग को हॉस्टल के नीचे वाले गेट पर दोनों ही रख देती हैं। तब तक मैडम अपनी कार लाती हैं, तो राहत कार के अंदर अपना सामान डालकर आरिज की तरफ देखते हुए, आरिज तू कैसे जाएगी? आरिज मुस्कुराते हुए, मेरा भाई आने वाला है। आरिज की बात सुनकर आहत अपना सर हाँ हिलाकर उसके गले लगकर बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं आरिज राहत को जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट मौजूद थे। वो फिर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, अपना सामान पैक किए हुए ले जाने को। देखते देखते एक बड़े से बिल्डिंग के सामने कार आकर रुक जाती है। उस बिल्डिंग को देखकर राहत के मानव हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उस बिल्डिंग को देखने लगती है। वही वो मैडम राहत का सामान लिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चली जाती है। टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट थे। राहत जब टॉप फ्लोर पर आती है तो मैडम उसे उसके अपार्टमेंट के सामने खड़ा कर देती है। तभी न जाने क्यों राहत को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई सामने वाले अपार्टमेंट के दूर से उसे देख रहा है। अपना सर पीछे करके देखती है तो दूर बंद नजर आता है। ना जाने क्यों से एक अलग सी बेचैनी होने लगती है। मैडम राहत को ऐसे पीछे देखते हुए देखकर, राहत क्या हुआ, पीछे क्या देख रही हूँ? राहत उस दूर से अपनी नजर हटाए जल्दी से मैडम की तरफ देखकर, कुछ नहीं मैम। वह मैडम राहत की बात को सुनकर कुछ नहीं कहती और दरवाजा खोलकर राहत को अंदर जाने का इशारा कर देती हैं। और एक नजर पीछे वाले अपार्टमेंट के दूर को देखकर अपना सर ये लाते हुए वहां से अपार्टमेंट के अंदर चली जाती हैं। क्या सच में हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो चुका था? आखिर किसी कॉल किया था मैडम ने? आखिर कौन है उस अपार्टमेंट में? ऐसी ही बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको बहुत जल्द मिलता रहेगा। और आगे के चैप्टर मैं पहले ही बता रही हूँ कि थोड़े से क्रीपी एंड डेंजरस चैप्टर हो सकते हैं, तो पहले ही बोल रही हूँ नेगेटिव कमेंट मत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। शेयर सब्सक्राइब दबा कर करो, तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना। हाय भ्यो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। बाय 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 बाय। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा।